morning class. Welcome to online classes conducted by St. James School. Now I am going to teach you History Civics of Class 8, Chapter 2, The Age of Revolution. First chapter is the period of transition. उस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे पूरा यूरोप और उसके साथ साथ पूरा वर्ल्ड मिडिवल पीरियड से मॉडर्न पीरियड में आता है, जिसमें रिनाइशा, रिफॉर्मेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रोइज ऑफ सी रूट्स, ये सारे फैक्टर्स सामने आए जिससे हम मॉडर्न एज की तरफ बढ़े. अब हम देखेंगे द एज ऑफ रेवोल्यूशन. The 18th century ushered in a new era in the history of the world. 18th century, जिसको हम न्यू era या नए युग के नाम से जानते हैं, पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है. There were two significant events that extended the forces of democracy and nationalism. उस समय दो ऐसे सिग्निफिकेंट इवेंट हुए जिसने डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया. जिसमें सबसे पहला था द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और सेकेंड वन फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका लेड इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन एंड हॉलैंड टू एस्टैब्लिश देयर कॉलोनीज देयर. जैसे ही अमेरिका का पता लगा, कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया था, सी रूट का पता लगा, तो वहाँ पे अदर कंट्रीज जो उस समय फाइनेंशियली सपोर्टिव थी, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थी, वहाँ पे अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर देती हैं. एस्टैब्लिश देयर कॉलोनीज. उन कंट्रीज में नेम आता है इंग्लैंड का सबसे पहले, क्योंकि इंग्लैंड में ही सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था. देन फ्रांस, स्पेन एंड हॉलैंड. Thus from 16th century onward, people from different European countries began to settle in America. Means 16th century से जब से पता लगा था तब से लेकर के बाद तक वहाँ पे कई देशों के लोग जाकर के बसने लगे, सेटअप होने लगे. अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज द फर्स्ट एवर ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड. वर्ल्ड हिस्ट्री में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पहला ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट था जो कि अपने अधिकारों के लिए लड़ा गया था. इसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था. द कॉलोनीज. जब ब्रिटिशर्स अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने अमेरिका के ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, मीन्स नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पे 13 कॉलोनीज सेटअप करी थी. एंड पीपल हु हैड सेटल्ड इन दीज कॉलोनीज हैड ओरिजिनली केम फ्रॉम इंग्लैंड. यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे, जो सेटल हुए थे, वो ओरिजिनली इंग्लैंड से आए हुए थे. वो अपनी लाइफ स्टाइल को बेटर बनाने के लिए, मनी अर्न करने के लिए इंग्लैंड में सेटल हुए थे, क्योंकि इंग्लैंड की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी थी. वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप होने की वजह से लैंड कम बढ़ रहा था. तो इस वजह से लोग अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए अमेरिका आकर के सेटल हो रहे थे. द कॉलोनीज विच वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंजॉयड अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ फ्रीडम ऑफ मैटर्स ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन. जो कॉलोनीज इंग्लैंड के कब्जे में थी, मीन्स ये 13 कॉलोनीज जो थी, इनको उतनी ही फ्रीडम दी जाती थी जितना ब्रिटिश गवर्नमेंट तय करता था, डिसाइड करता था कि इनको कितनी फ्रीडम दी जानी है. इनकी लोकल काउंसिल होती थी. लोकल काउंसिल वाज इलेक्टेड बाय पीपल हु रिसाइडेड इन द कॉलोनी. जो इस कॉलोनी में लोग रहते थे वो ही इस लोकल काउंसिल को इलेक्ट करते थे. अब हम देखेंगे कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के कॉजेज क्या क्या थे. कॉजेज में सबसे पहले आता है कि द कॉलोनीज डिस्पाइट एंजॉइंग इंडिपेंडेंस इन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन वो कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. मीन्स वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी. उन्हें फॉरबिडन टू यूज नॉन ब्रिटिश गुड्स. उन्हें ये बताया गया कि आप कोई भी नॉन ब्रिटिश गुड्स, मीन्स वो सामान जो कि ब्रिटेन से ना होकर के कहीं और से ट्रेड किया गया हो, मंगाया गया हो, उसको आप नहीं यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल टोबैको, शुगर एंड कॉटन, ये सारी चीज़ें वो इंग्लैंड से आएंगी तभी उसको खरीद सकते हैं, अदर कंट्रीज से नहीं. इससे उनका एक ही रीज़न था कि वो इंग्लैंड के व्यापार ट्रेड को बढ़ावा देना चाह रहे थे. सेकेंड था द कॉलोनीज हैव नो रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट. मीन्स इन कॉलोनीज को रूल फॉलो जो करने पड़ते थे वो सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के होते थे. लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी थी, जो वहाँ का प्लेस था, वहाँ पे इन कॉलोनीज के रहने वाले लोगों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था. ये अपनी बात ब्रिटिश गवर्नमेंट तक नहीं पहुँचा सकते थे. द कॉलोनीज स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉन्स्टेंट डिमांड फॉर मनी. ब्रिटिश गवर्नमेंट आए दिन इन कॉलोनीज से मनी की डिमांड करते थे, टैक्स लेते थे, क्योंकि ये उनके मदरलैंड से आए हुए लोग थे. इस वजह से उनका मानना था कि इनके ऊपर हमारा अधिकार है और हम इनके ऊपर टैक्सेस लगा सकते हैं, और मनी की डिमांड वो किया करते थे. इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई तरीके अपनाए. जैसे उन्होंने 1765 में स्टैम्प एक्ट बनाया.
इस एक्ट का मतलब ये था कि जितने भी कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन पे ये स्टैम्प लगेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्टैम्प लगेगा, और उस स्टैम्प के बदले मीन्स जब ये गवर्नमेंट स्टैम्प लगाएगी तो उस स्टैम्प के बदले वहाँ पे रहने वाले लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन कॉलोनीज के जो सिटीजन थे उन्होंने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि नो, जब तक हमारा रिप्रेजेंटेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं होता है तब तक हम स्टैम्प एक्ट के लिए कोई भी टैक्स, स्टैम्प एक्ट ही नहीं, कोई भी टैक्स नहीं देंगे। उन्होंने एक स्लोगन दिया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, बिना रिप्रेजेंटेशन के हम कोई भी टैक्स नहीं देंगे। फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये एक्ट हटाना पड़ा, रिपील करना पड़ा। द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिलीव दैट सिंस द कॉलोनीज एग्जिस्टेड फ्रॉम द गुड्स ऑफ मदर कंट्री, ब्रिटिश गवर्नमेंट का मानना था कि ये कॉलोनी के रहने वाले लोग सारे सामान अपनी मदर कंट्री का ही यूज़ करेंगे। इसके अपोज में कॉलोनी के रहने वाले लोगों ने आवाज़ उठाई, क्योंकि हर चीज़ पे टैक्स लगता था। तो इसका विरोध करने के लिए उन्होंने बोस्टन पे, जहाँ पे सिप में टी रखा हुआ था, टी का पूरा कंटेनर था, उन्होंने उसको समुद्र में गिरा दिया, सी में गिरा दिया, जिसको हम बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानते हैं। The colonies were inspired in their struggle by the writings of philosophers such as, कॉलोनी के रहने वाले लोग वहाँ के कुछ फिलोसफर्स से भी इंस्पायर थे। वो फिलोसफर्स थे जॉन लॉक, जॉन हैरिंगटन, जॉन मिल्टन एंड थॉमस पेन। इन्होंने अपनी राइटिंग से वहाँ के लोगों को इंस्पायर किया कि उन्हें भी अधिकार मिलने चाहिए, उनके पास भी राइट्स होने चाहिए। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बिगनिंग होती है इन 1774, जब 13 कॉलोनीज के रिप्रेजेंटेटिव फिलाडेल्फिया में मिलते हैं। वहाँ पे इन्होंने अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए किंग जॉर्ज III, जो कि उस समय इंग्लैंड का किंग था, उसके सामने अपनी डिमांड रखी। लेकिन ब्रिटिश रूलर ने इनकी कोई बात नहीं सुनी, यहाँ तक कि उनकी डिमांड कंप्लीट कराने के बजाय किंग जॉर्ज III ने अपने सिपाहियों को भेजा, अपने ट्रूप्स को भेजा और उनको सप्रेस कर दिया। मीन जो लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे उनको वहाँ से हटा दिया। इसकी वजह से वो बहुत ही दुखी हुए थे और दोबारा 4 जुलाई 1776, सेकेंड टाइम वो 1776 में फिर से फिलाडेल्फिया में इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे उन्होंने अपने अधिकारों की मांग के लिए, अपनी राइट्स की डिमांड के लिए डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि थॉमस जेफरसन ने ड्राफ्ट किया था, बनाया। इसमें उन्होंने अपनी डिमांड रखी और फाइनली उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। कॉलोनीज को लीड कर रहे थे जॉर्ज वॉशिंगटन। दोनों के बीच में वॉर हुआ इंडिपेंडेंस के लिए, मीन जो 13 कॉलोनीज थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में वॉर हुआ और फाइनली वॉर वॉज इंडेड इन 1781। 1781 में ये वॉर खत्म हो गया। बर्थ ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हम देखेंगे कि बर्थ ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कैसे हुआ था। जब वॉर हुआ तो दोनों के बीच में वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ टेरिस हुई। इस समझौते में, इस ट्रीटी में लिखा गया कि इन 13 कॉलोनीज को एक नई पहचान मिलेगी, एक नई कंट्री के नेम से ये जाना जाएगा, जिसको हम आज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं, यूएसए कहते हैं। इनका एक अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होगा। इन्हें हम यूएसए एज अ रिपब्लिक कंट्री जानी जाएगी। बिल ऑफ राइट्स बना, जिसमें यहाँ के रहने वाले सारे सिटीजन्स को अधिकार मिले, राइट्स मिले, राइट्स ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ स्पीच, राइट ऑफ रिलीजन एंड राइट ऑफ जस्टिस। नाउ वी केम टू फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब हम आएंगे दूसरा पॉइंट देखने के लिए। आपने यहाँ पे देखा था कि 18th सेंचुरी में 2 इवेंट ऐसे सिग्निफिकेंट इवेंट हुए थे जिसने वहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर चेंज किया था। मीन्स वहाँ की गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, सेटअप चेंज हो गया था, नेशनलिज्म डेवलप हो गया था, डेमोक्रेसी आ गई थी। अब दूसरा हम देखेंगे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में स्टार्ट हुआ था। इसके कई सारे रीजन्स हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल। तो कॉजेज में सबसे पहले हम पॉलिटिकल देखेंगे। पॉलिटिकल मीन्स वहाँ का पॉलिटिकल सेटअप कैसा था फ्रांस का। फ्रांस का रूलर था लुई 16 और उसकी वाइफ मैरी एंटवाइन। एक रूलर का काम होता है कि अपने से पहले वो अपने पीपल्स, अपनी प्रजा, अपने सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दें। उनको अगर कोई परेशानी है तो उसको वो सॉर्ट आउट करें। लेकिन इन दोनों को, मीन्स लुई 16 और उनकी वाइफ मैरी एंटवानेट, इन दोनों को इससे कोई मतलब नहीं था कि उनकी जनता, उनके लोग कितना सफ़र कर रहे हैं या क्या प्रॉब्लम उनको है। वो सिर्फ अपने आप में बिजी रहते थे, अपनी फैसिलिटीज़ को बढ़ाते थे। उन्होंने कहा, लुई 16 ने कहा था कि आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। मीन्स मैं अर्थ पे
गॉड का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैं किसी के लिए आंसरेबल नहीं हूँ, कोई मुझे क्वेश्चन नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे अनपॉपुलर होने लगा। सेकेंड है द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी अंडर लुइस 16 हैड बिकम एक्सट्रीमली करप्ट। जब रूलर या किंग ही इतना करप्ट है जिसको अपने पीपल्स की देखभाल नहीं करना है, उसकी जो मशीनरी होगी, उसके जो नोबल्स होंगे वो भी उसी की तरह करप्ट थे। वो लोगों को टॉर्चर करते थे, अनचाहे टैक्स वसूलते थे, जब मन होता था जिस चीज़ पे वो टैक्स लगा लेते थे, और अगर लोग टैक्स नहीं दे पाते थे तो उनको टॉर्चर किया जाता था, मारा जाता था। उस समय स्टेट प्रिजन बास्टाइल में उनको डाल दिया जाता था, उस जेल अरेस्ट किया जाता था और उस जेल में उनको डाल दिया जाता था। सोशल कॉजेज में आपका आएगा कि द फ्रेंच सोसाइटी वॉज फेडरल इन नेचर। फ्रेंच सोसाइटी जो थी उसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया था। पहला क्लास था फर्स्ट स्टेट, जिसमें क्लर्जी आते थे, उनकी पोजीशन बहुत ही अच्छी थी, लग्जरियस लाइफ जीते थे। सेकेंड स्टेट कंसिस्टेड नोबिलिटी, नोबल्स मिनिस्टर्स थे, उनकी भी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी थी। थर्ड स्टेट आता है आपका विच कंसिस्टेड ऑफ पीजेंट, वर्कर्स, पेंटर्स, राइटर्स, जिनको हम बोर्गेसीज कहते हैं, ट्रेडर्स भी इसमें आते थे। तो सारे जो टैक्स होते थे वो इसी थर्ड स्टेट को ही देने पड़ते थे। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट सारे राइट्स एंजॉय करते थे, सारे लग्जरियस फैसिलिटीज़ उन्हें मिली हुई थी, लेकिन उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था, जबकि थर्ड स्टेट को सारे टैक्सेस देने पड़ते थे। अब आता है इकोनॉमी, द लग्जरियस लाइफ स्टाइल ऑफ रूलर्स, नोबिलिटी एंड क्लर्जी। फिनेंशियली फ्रांस धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीने की वजह से नए नए मॉन्यूमेंट्स, नए नए पैलेसेस पे पैसे खर्च करने पे उनकी लाइफ स्टाइल इतनी खर्चीली थी, तो उनकी जो ट्रेजरी थी वो धीरे धीरे खाली होने लगी। इसके अलावा कई सारे उन्होंने वॉर में फ्रांस को इन्वॉल्व भी कर लिया था। पीपल बिलोंगिंग टू द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट डिस्पाइट बीइंग वेरी रिच, जहाँ फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोग बहुत रिच थे, फिर भी उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। वहीं दूसरी तरफ थर्ड स्टेट, जिसमें मिडिल क्लास के लोग रहते थे, बहुत सारे ऐसे थे जो पुअर भी थे, जिनके पास खाने के लिए नहीं था, फिर भी उन्हें पूरे टैक्स देने पड़ते थे। उनके हर सामान पे, उनके डेली यूज़ की जो चीज़ें होती थी उन पर भी टैक्स लगता था। फॉर एग्जांपल सॉल्ट, टी एंड कई सारे ऐसे आर्टिकल्स थे जिस पे उनके टैक्स लगता था। तो ये सब उनके बहुत बड़े दुख का कारण था, रिवोल्ट का रीज़न बना, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के रूप में सामने आता है। लास्ट में देखेंगे इंटेलेक्चुअल, मीन्स कुछ ऐसे पर्सनैलिटीज़ थी जिनकी राइटिंग से लोग इंस्पायर हुए। रूसो, डेकार्ट, वॉल्टायर, इन्होंने अपनी राइटिंग में लिखा कि आप अपनी गवर्नमेंट से अपने अधिकारों की मांग कीजिए। कोई भी रूलर कोई भी रूल्स बनाता है तो वो अपने पीपल्स के अकॉर्डिंग बनाता है, ना कि अपने अकॉर्डिंग बनाता है। इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का इन्फ्लुएंस had supported the colonies in the American War of Independence. As a result, many French soldiers had participated in the war. क्योंकि कई सारे फ्रांस के जो अमेरिकन सोल्जर्स थे वो उसमें सपोर्ट कर रहे थे। इस वजह से उनके ऊपर भी काफ़ी अच्छा असर पड़ा। वहाँ से वो सारे थॉट्स ले आए और लोगों के बीच उन्होंने उसको शेयर किया। डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म की फीलिंग स्प्रेड होने लगी। द आउटब्रेक मीन्स ये रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? समनिंग ऑफ द स्टेट जनरल। The State General was a body of peoples representing the 3 states. जो तीनों स्टेट मैंने आपको बताया, फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो 3 स्टेट में डिवाइड थी, पहले फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। इन तीनों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हाउस था वहाँ पे, जिसको हम स्टेट्स ऑफ जनरल कहते हैं। वो 1614 से उसकी समनिंग नहीं हुई थी। समनिंग का मतलब होता है कि उसकी बैठक या मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि लुइस 16 सारे रूल्स बनाता था और वही रूल्स अप्लाई होते थे, तो उसके लिए उसे किसी के वोट की ज़रूरत नहीं थी। दैट्स वाई ये समझ नहीं हुआ था। तो अब जब फिनेंशियली फ्रांस सपोर्टिव नहीं था तो उन्होंने तीनों स्टेट की मीटिंग बुलाई। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी थर्ड स्टेट के लिए। थर्ड स्टेट मीन्स वो जो पीजेंट्स थे, बोर्गेसी, ट्रेडर्स थे, पेंटर्स थे, उनको ये मौका मिला कि वो किंग के सामने, रूलर के सामने अपनी डिमांड को रखेंगे। उन्होंने कहा कि हमें 1 मैन 1 वोट मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी। पहले था कि हर स्टेट से 1 वोट जाता था। फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट दोनों एक साथ मिल जाते थे, और अगर कोई पॉलिसी क्रिएट होती थी तो वहाँ पे वो दोनों अपनी एग्रीमेंट दे देते थे, और थर्ड स्टेट के पास सिर्फ 1 ही वोट था तो वो उसकी बात नहीं मानी जाती थी। अब यहाँ पे उन्होंने ये डिमांड रखी कि हमें 1 मैन 1 वोट मिलना चाहिए, जिसको लुइस 16 ने डिनाई कर दिया।
जिसकी वजह से थर्ड स्टेट ने अपनी एक अलग असेंबली, नेशनल असेंबली बना ली 17 जून 1789 को। ऑन 20 जून 1789 मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली मेट इन अ टेनिस कोर्ट। टेनिस कोर्ट एक जगह थी, वहाँ पे जाकर के इस नेशनल असेंबली के मेंबर्स ने वहाँ पे मीटिंग हुई इनकी, और इन्होंने अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन, एक अलग डॉक्यूमेंट बनाया, जिसको हम वहाँ पे शपथ भी ली इन्होंने कि हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, रिवोल्ट करेंगे, जिसको हम टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से जानते हैं। लुईस 16 को जब इसके बारे में पता चला तो वो बहुत घबराया कि अगर ये थर्ड स्टेट रिवोल्ट पे उतर आएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। उन्होंने नेशनल असेंबली को सप्रेस किया। तो इस सप्रेस की वजह से नेशनल असेंबली के मेंबर्स रुके नहीं, बल्कि वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, इन्फ्यूरिएटेड हो गए, और उन्होंने रिवोल्ट को और ज़्यादा बढ़ा दिया। द स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टाइल ऑन 14 जुलाई 1789 स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टाइल घटित हुआ था। दे ब्रोक ओपन इट्स गेट एंड रिलीज ऑल द प्रिजनर्स। मैंने पहले भी बताया था आपको कि बास्टाइल एक स्टेट प्रिजन था जहाँ पे लोगों को अरेस्ट करने के बाद रखा जाता था। तो जब ये रिवोल्ट आगे बढ़ा, पीजेंट्स ने, मर्चेंट्स ने, ट्रेडर्स ने इसको आगे बढ़ाया, तो उन्होंने सबसे पहला धावा बोला बास्टाइल पे। उन्होंने बास्टाइल की जेल खोल दी और वहाँ पे जितने लोग अरेस्ट रखे गए थे उन सबको बाहर निकाल दिया ताकि उनको सपोर्ट मिल सके। लुईस 16 एंड मैरी एंटोनेट वर अरेस्टेड एंड लेटर एक्सिक्यूटेड। लुईस 16 और मैरी एंटोनेट को अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें फिर मार दिया गया। द नेशनल असेंबली इंडियन मोनार्ची, नेशनल असेंबली ने मोनार्ची मीन्स राजतंत्र मीन्स रूलर जो रूल्स बनाता था उसको खत्म कर दिया। अब वहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड ऑफ सिटीजन्स लाया गया। द बेसिक राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड इक्वलिटी वर प्रॉमिस टू ऑल सिटीजन। सारे सिटीजन्स को प्रॉमिस किया गया कि उन्हें सारे बेसिक राइट्स मिलेंगे। और ये थॉट्स जो क्रिएट किए गए उसके 3 प्रिंसिपल्स थे, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। आउटसाइड फ्रांस, इस रिवोल्ट का फ्रांस के बाहर क्या असर हुआ? उसका असर ये हुआ, इम्पैक्ट ये हुआ था कि रेवोल्यूशन की वजह से फ्रांस को देख करके और उसके पहले अमेरिका को भी देख करके अब हर नेशन अपनी आइडेंटिटी को लाना चाह रहा था, अपनी आइडेंटिटी दूसरों के सामने रखना चाह रहा था, और अब वो एक नेशन के रूप में, नेशन स्टेट के रूप में सामने आ रहे थे। अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो हम नेपोलियन बोनापार्ट को भी पढ़ेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फ्रांस को सुपर पावर बनाने में। नेपोलियन बोनापार्ट, अ मोस्ट पावरफुल मैन इन फ्रांस एट दिस टाइम। उस समय नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत ही पावरफुल पर्सन था। ही बिकेम अ जनरल इन फ्रेंच आर्मी। फ्रेंच आर्मी का वो एक जनरल था। बाद में फर्स्ट काउंसिल भी बना और फिर उसने फ्रांस का एम्परर अपने आप को बनाया। नेपोलियन वॉज अ वेरी एम्बिशियस मैन। नेपोलियन बहुत ही एम्बिशियस पर्सन था। वो सिर्फ फ्रांस तक ही अपना कंट्रीब्यूशन नहीं रखना चाह रहा था, बल्कि पूरे यूरोप को अपने कब्जे में करना चाह रहा था। इसके लिए उन्होंने ऑस्ट्रिया, प्रशिया और रशिया को अपने कब्जे में कर लिया था। इसके बाद उसका सबसे मेन पॉइंट था ब्रिटेन के ऊपर अधिकार करना, क्योंकि ब्रिटेन उस समय सुपर पावर्स में काउंट होता था और वो चाहता था, मीन्स नेपोलियन बोनापार्ट चाहता था कि वो ब्रिटेन को अपने कब्जे में करे, अपने कंट्रोल में करे। उसकी जो रेपुटेशन, उसकी जो पोजीशन यूरोप के मैप में है, उसको फ्रांस लेना चाह रहा था, मीन्स नेपोलियन लेना चाह रहा था। नेपोलियन ने अपने आर्मी को इनकरेज करने के लिए ये स्टेटमेंट दिया था कि ब्रिटेन इज अ नेशन ऑफ शॉपकीपर्स। ब्रिटेन एक शॉपकीपर्स का नेशन है, इसलिए हम उसे हरा सकते हैं। बाय 1812 नेपोलियन हैड मेड फ्रांस टू पावर सेंटर ऑफ यूरोप। 1812 तक फ्रांस यूरोप का पावर सेंटर बन चुका था, लेकिन 1812 में ही जब नेपोलियन ने रशियन कैंपेन किया तब वहाँ पे उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, क्योंकि उसने रशिया में तब अटैक किया जब रशिया में विंटर सीजन चल रहा था। ऐसे में फ्रांस के जो सोल्जर्स थे वो वहाँ पे सेटल नहीं हो पा रहे थे, मीन्स वो युद्ध नहीं कर पा रहे थे, उनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस समय बिटर कोल्ड था वहाँ पे, जिसकी वजह से उसकी आधी आर्मी तो ऐसे ही पैरिस्ट हो गई और आधों ने मना कर दिया, क्योंकि वहाँ पे उस समय स्नोइंग थी तो पैर स्लिप हो जा रहा है और वहाँ पे वो सेटल नहीं हो पा रहे थे। वहाँ के वेदर में, वहाँ का जो मौसम था उसकी वजह से वो युद्ध नहीं कर पा रहे थे। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उन देशों के लिए जो बदला लेना चाह रहे थे फ्रांस से, जिनमें ऑस्ट्रिया, प्रशिया थी। तो ऑस्ट्रिया, प्रशिया और रशिया, इन तीनों ने मिलकर के एक ग्रुप बना लिया, एक अलायंस बना लिया और इन तीनों ने फ्रांस को डिफीट किया था बैटल ऑफ लिप्जिंग में 1813 में। मीन्स रशिया में तो हार ही गया था फ्रांस, लेकिन 1813 बैटल ऑफ लिप्जिंग में भी ये हार गया।
इसके बाद नेपोलियन को एब्डिकेट किया गया, ही वॉज एक्साइल्ड टू आइलैंड ऑफ इल्वा। लेकिन यहाँ पर भी नेपोलियन ने हार नहीं मानी, उसने एक स्मॉल आर्मी क्रिएट करी और फिर बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815 का युद्ध उसने लड़ा था। लेकिन यहाँ पर भी वो हार गया क्योंकि उसकी उतनी सपोर्टिव आर्मी नहीं थी कि वो ऑस्ट्रिया, प्रशिया और रशिया को डिफीट कर सके। फाइनली नेपोलियन को अरेस्ट किया गया और उसे सेंट हेलेना आइलैंड में एक्साइल किया गया, जहाँ पे 1821 में उसकी डेथ हो जाती है।